डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका IR स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा बायोलॉजी का ये 15वां लेक्चर रहने वाला है और इसके आपके जो कोडेटा और नॉन कोडेटा के बारे में हम पढ़ रहे थे। जो आपके कोडेटा थे मतलब अकशेरुकी और कशेरुकी के बारे में जो टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने कशेरुकी के बारे में जो आपके वर्टिब्रेट थे उनके क्लासिफिकेशन, उनके क्या सामान्य लक्षण थे, वो सारी चीज़ देख ली थी। अब हम आते हैं अकशेरुकी पे। इसको इंग्लिश में इनवर्टिब्रेट या नॉन कोडेटा कहा जाता है। अब नॉन कोडेटा क्यों? कि इसमें जो नोटोकॉड होता है यानी पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है, और उन्हें जो हमने पढ़ लिया कशेरुकी को क्या कहते हैं? कोडेटा, क्योंकि उसमें पृष्ठ रज्जु होती है वो उपस्थित होती है, जैसे ह्यूमन के अंतर्गत। अब देखें, अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट भी कहते हैं और इसे नॉन कोडेटा भी कहते हैं। पहला पॉइंट देखना, कुल जंतु जाति के 95% अकशेरुकी जंतु होते हैं। यानी जितने भी जंतु जाति है वो मोस्ट ऑफ 95% किसमें है? आपकी अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट के अंतर्गत। BSc फर्स्ट ईयर में आपने देखी होगी, तो BSc फर्स्ट ईयर में जो जूलॉजी के अंतर्गत है वो इनवर्टिब्रेट पूरी एक सब्जेक्ट है, उसमें पूरा का पूरा इनवर्टिब्रेट के बारे में दे रखा है। अगर आपके पास वो बुक है तो उससे भी आप पढ़ सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी। लेकिन हमें उन पॉइंट को पढ़ना, ऐसा नहीं कि हमें मतलब कहने का मतलब ज्ञाता नहीं बनना है, जैसे इनवर्टिब्रेट का सारे जीव जंतु के बारे में पढ़ लिया, कोई बुक नहीं लिखनी है। हमें एग्जाम पास करना है तो एग्जाम के ओरिएंटेड ही पढ़ना चाहिए। तो देखो, आज हम अकशेरुकी तो जनरली कोई सामान्य लक्षण इतने खास नहीं है, मतलब इतनी जाति पाई जाती, 95% जाति है वो इनवर्टिब्रेट के अंतर्गत आती है, और पृष्ठ रज्जु जो नोटोकॉड होता है वो अनुपस्थित होता है, इस कारण इसको अकशेरुकी कहा जाता है। या फिर अकशेरुकी जो भी वर्ग है इसके अंदर नोटोकॉड अनुपस्थित होता है। ये तो नॉर्मल कोड है। अब आते हैं जो अपनी पहली क्लास थी, जो फर्स्ट क्लास थी, उससे मैंने आपको बता दिया था कि जो आपके कोडेटा और नॉन कोडेटा यानी अकशेरुकी और कशेरुकी के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। जो सबसे फर्स्ट है संघ प्रोटोजोआ के बारे में हमने पढ़ना। प्रोटोजोआ का नाम आपने बहुत ही बार सुना है, ठीक है। अमीबा इसके अंतर्गत आते हैं, पेरामेशियम है, यूग्लिना है, वो सारे एग्जाम्पल प्रोटोजोआ के अंतर्गत है। और मानवों में और कई सारे जंतुओं में परजीवी प्रोटोजोआ होते हैं, उसके कारण रोग भी होते हैं। तो जहाँ डिजीज है, ह्यूमन डिजीज, वहाँ पे प्रोटोजोआ के बारे में थोड़ा बहुत और भी हम पढ़ेंगे जो डिजीज से रिलेटेड होगा। अब बात कर देते हैं, देखो एक बार इसको पूरा समझ लेते हैं। सबसे पहले संघ प्रोटोजोआ, पहला क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। इसके लक्षण पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ छोटे सूक्ष्मदर्शी विभिन्न आकृति के एक कोशिकीय जीव होते हैं। पहली बात तो हमें इतना याद रखना है इस पूरी लाइन में, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसके बाद में ये जलीय, ठीक है, ये जलीय, स्थलीय, स्वतंत्र जीवी और परजीवी भी होते हैं। यानी देखो, जल में भी रह सकते हैं, स्थल में भी रह सकते हैं, स्वतंत्र जीवी अपना जीवन यापन खुद भी कर सकते हैं, और परजीवी यानी किसी और के शरीर में, जैसे परजीवी जबकि मतलब पेरामीशियम है, यानी जो परजीवी जो होता है वो मानवों में बहुत सारी यानी बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। जैसे पेरामीशियम, फिर अमीबा है, यूग्लिना है, तो इसके एग्जाम्पल ही आ जाएंगे, ठीक है। तो जलीय यानी जल में भी रह सकते हैं, स्थलीय यानी ऐसे प्रोटोजोआ के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो स्थल पे भी रह सकते हैं, स्वतंत्र जीवी यानी अपना जीवन यापन खुद कर सकते हैं, अपना भोजन खुद बना सकते हैं, मतलब स्वतंत्र जीवी है, खुद अपना जीवन यापन करें। इसके बाद में परजीवी यानी परजीवी जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरों पे निर्भर रहते हैं। अब निर्भर दो पॉसिबिलिटी भी रहते हैं। कोई भी जीव होता है यदि किसी चीज पे निर्भर है दो कारणों से, पहला पोषण यानी भोजन के लिए, दूसरा आवास के लिए। पहला कारण होता है पोषण के लिए यानी भोजन के लिए किसी और पे निर्भर रह सकता है, और या दूसरा कारण इसका होता है यानी वो किसी आवास के लिए रह सकता है। तीसरा पॉइंट देखना, इसमें गमन के लिए कूटपाद है, कशाप यानी फ्लैजेला और पक्षमाप यानी सीलिया पाए जाते हैं। कशाप और पक्षमाप क्या होते हैं? ठीक है, देखो कशाप और हमें इतना याद रखना है, अगर प्रोटोजोआ के अंतर्गत गमन के लिए यानी उनकी गति के लिए, मोशन के लिए, चलने के लिए क्या चीज होती है, तो ये मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये होते हैं पक्षमाप, कशाप जिन्हें फ्लैजेला, और ये होता है सीलिया यानी पक्षमाप पाए जाते हैं। इसके बाद में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन देखना, ठीक है। अलैंगिक जनन द्विविभाजन है, बहुविभाजन है, मुकुलन है के द्वारा होता है। देखो अब सुने, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन अपना जहां पे जो टॉपिक आएगा वहां हम पढ़ेंगे। हम अभी प्रोटोजोआ को पढ़ रहे हैं, इस बात को सुनना।
अभी हम जो फ्लैजेला है यानी पक्षवाप है, ना कि हम संयुग्मन है, बहुविभाजन, उनको नहीं पढ़ रहे, हम इसके लक्षण पढ़ रहे हैं। तो हमें ये पॉइंट ही याद रखने हैं। अब जिस तरह लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, बायोलॉजी का फर्स्ट 12th की क्लास का बायोलॉजी का फर्स्ट आपका आई थिंक फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, कि अलैंगिक जनन है, असेक्सुअल है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या है। तो वहां पे कहने का मतलब है कितनी सारी, द्विविभाजन क्या है, बहुविभाजन क्या है, मुकुलन क्या है, फिर मतलब बर्डिंग के द्वारा, फिर संयुग्मन, युग्मक संलयन, फिर जाइगोट का कैसे फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीजें लिखी हुई। तो जो टॉपिक जहां पे होगा उन चीजों को लेके चलेंगे। अभी हम प्रोटोजोआ के लक्षण पढ़े, लक्षणों के हिसाब से पढ़ेंगे। अगर इनको हम द्विविभाजन, बहुविभाजन, मुकुलन इनको पढ़ने गए, ठीक है, कलिका के द्वारा भी होता है, फिर लैंगिक जनन को पढ़ने के, तो ये पूरा एक अलग टॉपिक हो जाएगा। इन चीजों को आप समझना, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पॉइंट बताऊंगा, हाँ मेरे लिए ये पॉइंट है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ 12th की, देखो हमें अलैंगिक और लैंगिक जनन हमारा जहाँ टॉपिक आएगा वहां पे उसको हम एनसीईआरटी के अलावा भी जितनी चीजें, जितनी भी परिभाषा है, ये सारी परिभाषा, द्विविभाजन, बहुविभाजन, मुकुलन, युग्मक संलयन, जाइगोट का कैसे फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीजें हम वहां पे कवर करेंगे। तो देखो, अब सबसे फर्स्ट हेडिंग लिखे अकशेरुकी के अंतर्गत, अकशेरुकी, और लिखे इनवर्टिब्रेट या नॉन कोर्डेटा। पहले हेडिंग लिख ले आप, अकशेरुकी, इनवर्टिब्रेट या नॉन कोर्डेटा हेडिंग लिखे। हेडिंग लिखने के बाद में आप जल्दी से लिखिए, मैं एक एक पॉइंट आपको लिखवा भी देता हूं। अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट या नॉन कोर्डेटा। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें लिखे कुल जंतु जाति के 95% अकशेरुकी जंतु है, यानी कुल जंतु जाति के जितने भी जीव आते हैं, यानी 95% जीव किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो आपके अकशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? अकशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं इसमें पृष्ठरज्जु नोटोकोड, नोटोकोड क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो ये दोनों पॉइंट लिख लेना। अकशेरुकी, इनवर्टिब्रेट या नॉन कोर्डेटा के अंतर्गत पहला लिख लेना कि जंतु जाति के 95% अकशेरुकी जंतु इसमें आते हैं, इसमें पृष्ठरज्जु नोटोकोड अनुपस्थित होता है। ये दोनों ही नॉर्मल पॉइंट है, हमें याद नहीं रखने, बस एक जनरल सामान्य जानकारी के लिए हमें ये पॉइंट लिखवाए हैं मैंने। अब आते हैं यहाँ से अपनी स्टडी चालू होती है, जो टाइप स्टडी मतलब कह सकते हैं, इनके सबसे डिटेल के बारे में एक एक चीजों को सारा पढ़ना। तो संघ है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ का भी क्लासिफिकेशन करेंगे हम, प्रोटोजोआ का भी वर्गीकरण करेंगे, किसकी, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना है, इनको किसके अंदर रखा जाता है, ये चीजें भी देखेंगे। प्रोटोजोआ के अंदर रखा जाता है, ये तो ऊपरी चीज हो गई, ये याद हो गई, लेकिन इसमें भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। संघ प्रोटोजोआ के लक्षण, फर्स्ट लिख लेना संघ, पहला लिख लेना संघ प्रोटोजोआ के लक्षण, संघ प्रोटोजोआ के लक्षण, ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट लिखिए आप, प्रोटोजोआ छोटे सूक्ष्मदर्शी, प्रोटोजोआ छोटे सूक्ष्मदर्शी विभिन्न आकृति के एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो एक कोशिकीय के नीचे अंडरलाइन कर लेना। पहला पॉइंट है प्रोटोजोआ छोटे सूक्ष्मदर्शी विभिन्न आकृति के एक कोशिकीय जीव होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक लिया, प्रोटोजोआ छोटे सूक्ष्मदर्शी विभिन्न आकृति के एक कोशिकीय जीव होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए आप, जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ये जलीय स्थलीय स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी होते हैं। जलीय जल में रहने वाले, स्थलीय स्थल पे रहने वाले, स्वतंत्र जीवी यानी अपने आप में अकेले रह सकते हैं, मतलब स्वतंत्र जीवी है, किसी पे निर्भर नहीं, स्वतंत्र रहना, इसका मतलब परजीवी। ये हो जाएगा आपका परजीवी होते हैं, जलीय स्थलीय स्वतंत्र और परजीवी। और स्वतंत्र जीवी तो वर्तमान में अगर देखा जाए, अगर अपने एग्जाम्पल के हिसाब से तो जो पेड़ पौधे हैं वो स्वतंत्र हैं, ठीक है, अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी पे इतने निर्भर नहीं है। लेकिन हम परजीवी के रूप में भी गिने जा सकते हैं, हम निर्भर है, ठीक है। इसके बाद में है तीसरा पॉइंट, इसमें गमन के लिए यानी चलने के लिए कूटपाद है, और इसको पेसिडियो, इसके बाद कशाप, फ्लैजेला और पक्षमाप यानी सिलिया पाए जाते हैं। पक्षमाप और कशाप और पक्षमाप, फ्लैजेला और सिलिया पाए जाते हैं। इसके बाद में देखना
जो आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा अलैंगिक जनन, चौथा पॉइंट हो जाएगा अलैंगिक जनन द्विविभाजन बहुविभाजन मुकुलन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन द्विविभाजन है, बहुविभाजन है, मुकुलन के द्वारा होता है। चौथा पॉइंट लिख लिया आपने। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो द्विविभाजन बहुविभाजन और मुकुलन के द्वारा होता है। इसके बाद लैंगिक जनन, लैंगिक जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पांचवा पॉइंट आपका जो है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंतर्गत लिखें संयुग्मन या युग्मक संलयन के द्वारा होता है। संयुग्मन या युग्मक संलयन के द्वारा होता है, लिख लिया। अब लिखिए उदाहरण एग्जाम्पल, अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना। अमीबा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अमीबा, फिर लिखना पैरामीशियम, अमीबा है, पैरामीशियम है और ये हो जाएगा यूग्लिना। तीनों एग्जाम्पल लिख लेना, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना, ये इसके 3 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, मैंने एक एक पॉइंट आपको लिखवा दिया है। देखो ये एक सामान्य लक्षण है। क्वेश्चन किस हिसाब से बनेगा, देखो सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है पैरामीशियम या यूग्लिना किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, प्रोटोजोआ के अंतर्गत। या फिर दे देगा कि अमीबा दे दिया, फिर कोई वायरस दे दिया, कोई विषाणु दे दिया, 2-3 एग्जाम्पल दे दिए, A B C और D 4 ऑप्शन बना दिए और क्वेश्चन में पूछ लेगा कि निम्न में से प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत किसको रखा जाता है। हमें याद है अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना को रखा जाता है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसके अंदर से भी थोड़ा पूछ सकता है, तो इसको उतारिए। इसके बाद जो संघ है प्रोटोजोआ, उसके उपसंघ, इसके उपसंघ भी 2 हैं। इस उपसंघ के बारे में इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इसके बाद में इसके क्लासिफिकेशन को लिखते हैं। तो जल्दी से इसको उतार लीजिए अगर कुछ बाकी रह गया है तो। प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण आपने उतार लिए होंगे। अब बात करते हैं जो संघ प्रोटोजोआ का वर्गीकरण है, जो संघ प्रोटोजोआ है उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है और क्या हमें याद रखना है। ठीक है, इसके जो सामान्य लक्षण हैं उसमें हमें मुख्य रूप से तो मतलब किसमें फ्लैजेला है और किसमें सिलिया है, मतलब किसमें पक्षमाप पाए जाते हैं और किसके अंदर कशाभिकाएं पाई जाती है। एक तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, और कौन अंतः परजीवी है, कौन आंत के अंदर परजीवी और कौन ऐसे मतलब सामान्य परजीवी है। इन 2-3 चीजों को सामान्य लक्षण में ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद मैं कहाँ से, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है और कहाँ से क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन बताऊंगा। एक बार इस पूरे को समझ लेते हैं, इसके बाद आप इसको उतारिए, मैं एक एक पॉइंट आपको उतरवा दूंगा। यहाँ देखें, देखो ये हो जाएगा आपका संघ प्रोटोजोआ का जो वर्गीकरण है उसमें 2 उपसंघ है। कितने हैं, जो उपसंघ है वो 2 है, यानी 2 उपसंघ के अंतर्गत इसको विभाजित किया गया, यानी वर्गीकरण किया। पहला हो जाएगा, ये होगा प्लाज्मोड्रोमा। पहला क्या हो जाएगा, प्लाज्मोड्रोमा, ये इसका उपसंघ है। अब बात करते हैं, दूसरा है सीलियोफेरा। दूसरा उपसंघ कौन सा हो जाएगा, सीलियोफेरा। तो 2 तो इसके उपसंघ है, एक तो कौन सा हो जाएगा प्लाज्मोड्रोमा, जो आपका हो जाएगा प्लाज्मोड्रोमा, ये इसका एक उपसंघ है, और दूसरा है सीलियोफेरा। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, सीलियोफोरा या सीलियोफेरा। तो हमसे कोई भी पूछे कि संघ प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण तो पढ़ लिए। संघ प्रोटोजोआ के कितने उपवर्ग हैं, तो संघ प्रोटोजोआ के 2 उपवर्ग हैं, एक तो प्लाज्मोड्रोमा और सीलियोफोरा। अब प्लाज्मोड्रोमा के अंतर्गत और सीलियोफोरा के अंतर्गत क्या चीजें हैं ये देखना। देखो प्लाज्मोड्रोमा उपसंघ है किसका, संघ प्रोटोजोआ का। इसमें फ्लैजेला पाए जाते हैं, यानी कशाभिकाएं पाई जाती है, यानी जो चलने के लिए, गमन के लिए इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाए जाते हैं कशाभिकाएं। इतना याद रखना है, प्लाज्मोड्रोमा में कशाभिकाएं यानी फ्लैजेला पाए जाते हैं, और सीलियोफोरा जो उपसंघ है उसमें सीलिया या पक्षमाप पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, सीलिया या पक्षमाप पाए जाते हैं, यानी ये इनके चलन के लिए जो पैर, जैसे इंसानों में पैर होते हैं, इसी तरह इसमें पक्षमाप और कशाभिकाएं होती है इनके चलन के लिए या गति के लिए। फिर से बता रहा हूँ, प्लाज्मोड्रोमा के अंतर्गत कशाभिकाएं या फ्लैजेला होते हैं, और सीलियोफेरा के अंदर पक्षमाप होते हैं। 2 डिफरेंस हमें याद रखने हैं। अब बात करते हैं इसकी कि प्लाज्मोड्रोमा का वर्गीकरण। अब ये किसका वर्गीकरण है, ये प्लाज्मोड्रोमा का। अगर देखा जाए तो ये आपका प्लाज्मोड्रोमा का हो जाएगा। तो इसके जो वर्ग है, जो प्लाज्मोसोमा उपसंघ है, इसके 4 वर्ग हैं। प्लाज्मोड्रोमा उपसंघ के 4 वर्ग हैं।
एक तो है मेस्टिगोफेरा, राइजोपोडा और ओपेलो लाइनेटा और स्पोरोजोआ। अब हमें याद क्या रखना है, हमें एग्जाम्पल ही याद रखना है। हमें क्या रखने हैं, एग्जाम्पल ही याद रखने हैं। यानी जिस तरह से यूग्लिना को किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो मेस्टिगोफेरा के अंतर्गत या फ्लैजेलेटा के। ये नहीं आया तो ये आ जाएगा, यानी प्लाज्मोड्रोमा के अंतर्गत। और यदि ऊपर से पूछे तो सीधा पूछेगा कि यूग्लिना को या एंट अमीबाबम या पैरामीशियम को किसके अंदर रखा जाता है, तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है। थोड़ा डीप जाएगा। देखो क्वेश्चन का एक लेवल अगर बताऊं, सबसे फर्स्ट बात कर लेते हैं अपन। यहां देखना, अगर सबसे पहला बात करेगा तो सीधा पूछ लेगा कि जिस तरह से अमीबा है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसिस है, इसके बाद पैरामीशियम है, तो ये किसके अंतर्गत पाए जाते हैं। कोई भी एक एग्जांपल ले लिया, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिका या एंट अमीबा किस संघ के अंतर्गत पाया जाता है, तो प्रोटोजोआ दे देगा, एनेलिडा दे देगा, मतलब 2-3 कोई भी ऑप्शन बना के देगा। तो ऐसे टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ की। अब थोड़ा ये तो एक नॉर्मली टाइप का, थोड़ा और डीप जाएगा तो ये दे देगा जिस तरह से अमीबा किसके अंतर्गत आता है, तो प्लाज्मोड्रोमा के अंतर्गत या सीलियोफेरा के अंतर्गत। ठीक है, ये 2 ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है जो प्लाज्मोड्रोमा इसके अंतर्गत कौन सा है, यूग्लिना है, लिशमैनिया अमीबा है, ग्लोबिजिनेरा है, ओपेलाइना है, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं इस तरह से। और तीसरा टाइप अगर और डीप जाए, जिस तरह से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड में हमें मतलब इस लेवल तक जा सकता है, वो सीधा पूछ सकता है कि एंट अमीबा, ये 4 ऑप्शन दे देगा, मेस्टिगोफेरा, राइजोपोडा, ओपेलाइनेटा और स्पोरोजोआ। निम्न में से एंट अमीबा जो हिस्टोलिका है या अमीबा है वो किसके अंतर्गत आता है या किस उपसंघ के अंतर्गत आता है, तो अमीबा या एंट अमीबा होता है वो राइजोपोडा उपसंघ के अंतर्गत आता है और संघ कौन सा है, प्रोटोजोआ। इसके बाद में अगर बात करें तो जो प्लाज्मोडियम है वो स्पोरोजोआ। और ये प्लाज्मोडियम वाला क्वेश्चन पूछा गया है और कहाँ पूछा गया, मतलब अब इसको समझ लेते हैं। देखो प्लाज्मोड्रोमा उपसंघ है, इसमें कशाभिकाएं पाई जाती है, 4 भागों में बांटा है। मेस्टिगोफेरा या इसको फ्लैजेलेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेस्टिगोफेरा या फ्लैजेलेटा। ये परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। लगभग ये सभी परजीवी होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं लिख लिया है ये परजीवी होते हैं। याद रखना हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो एग्जाम्पल है यूग्लिना, लिशमेनिया, ट्राइपेनोसोमा। आपने सुना होगा ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंसिस, यूग्लिना है। ठीक है, काला आजार जो रोग फैलता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसिस के द्वारा। इसके बाद लिशमेनिया, ये 3 एग्जाम्पल याद रखना। एक तो हो जाएगा यूग्लिना, फिर लिशमेनिया और ट्राइपेनोसोमा। 3 एग्जाम्पल हैं किसके, फ्लैजेलेटा या मेस्टिगोफोरा के। ठीक है, ये हो गया अपना कंप्लीट। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है राइजोपोडा। क्या हो जाएगा, राइजोपोडा सार्कोडाइना। इसका एग्जाम्पल क्या है, ये सार्कोडाइना एग्जाम्पल है। अब बात करना मतलब या सॉरी इसको सार्कोडाइना भी कहते हैं। ये कैसे है, ये परजीवी है। कैसे है, परजीवी है। एग्जाम्पल अमीबा, एंट अमीबा और ग्लोबिजेरेनियम। ये 3 एग्जाम्पल इसमें याद रखने हैं। देखो यूग्लिना, ट्राइपेनोसोमा बहुत ज़्यादा मतलब एग्जाम में कई बार पूछे जाने वाले हैं। अमीबा, एंट अमीबा, ऐसे कॉमन एग्जाम्पल जिसे हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी 11, 12, 10th में। तो यानी कौन कौन सी डिजीज़ होती है, क्योंकि ये परजीवी है तो हमें उन एग्जाम्पलों को विशेष करके ध्यान रखना। जैसे अमीबा बहुत ज़्यादा फेमस है, फिर ट्राइपेनोसोमा से पूछ सकता हमें, तो राइजोपोडा के अंतर्गत अमीबा, एंट अमीबा ये चीज़ें आती है, मतलब ये परजीवी आते हैं, हमें ये ध्यान रखना है। तीसरी की बात करें ओपेलाइनेटा। क्या हो जाएगा, ओपेलाइनेटा। इसके लिए दोनों बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आंत का परजीवी है। ठीक है, अमीबा, ट्रिपेनोसोमा ये नहीं होगा। जो ओपेलाइना है यानी ओपेलाइनेटा के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो कैसे हैं, आंत के अंतर्गत रहने वाले परजीवी होते हैं। ये पॉइंट अपने लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद देखना स्पोरोजोआ अंतः परजीवी है, ये भी अंदर रहने वाले हैं। लेकिन इसमें जो एग्जाम्पल है ये दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्लाज्मोडियम किसके अंतर्गत आता है, तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। वहाँ पे इतना ज़्यादा डीप नहीं दे रखा था। ये जो मैं बता रहा हूँ आपका, इससे लेबर असिस्टेंट का 2nd ग्रेड तक का भी लेवल, मतलब 2nd ग्रेड भी यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 11, 12 कॉमन चीज़ है। मैं बीएससी लेवल तक का पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको बीएससी
से जितनी चीजें हैं उससे ज्यादा चीजें करवा रहा हूँ। तो ये स्पोरोजोआ है, परजीवी है, अंतःपरजीवी, ये तो ध्यान रखना है। लेकिन प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम से क्वेश्चन बन चुका है कि प्लाज्मोडियम किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार ये चारों हमें क्या करना है, नाम याद रखना है और मुख्य रूप से एग्जाम्पल को याद रखना है। अब बात करते हैं संघ प्रोटोजोआ के जो दूसरा उपसंघ था, कौन सा था, सीलियोफेरा। कौन सा था, सीलियोफेरा। इसमें क्या पाए जाते हैं, सीलिया या पक्षमाप पाए जाते हैं। ये चीज दोनों में याद रखना, इसमें कशाभिकाएं और इसमें पक्षमाप पाए जाते हैं। अब देखो इसके भी दो भागों में बांटा गया है इसको, यानी इसके संघ कितने हैं, इस उपसंघ के वर्ग मतलब, ठीक है। इसको और कितने भागों में बांटा है, तो 2 में, सीलिएटा और सेक्टोरिया। क्या हो जाएगा, सेक्टोरिया। 2 है, एक तो सीलिएटा और सेक्टोरिया। अब याद रखना, देखो पेरामीशियम सबको पता है प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है, पेरामीशियम प्रोटोजोआ के अंतर्गत। लेकिन और डीप जाएगा तो सीलियोफेरा ऑप्शन देगा, और डीप जाए और गहराई में जाएगा तो सीलिएटा दे सकता है। लेकिन इतना नहीं जाएगा, वो सीधा प्रोटोजोआ पेरामीशियम से पूछ लेगा। ये अधिक से अधिक सेकंड ग्रेड की बात करें तो सीलियोफोरा तक जा सकता है। लेब असिस्टेंट में हमें सिर्फ यहाँ से और सीधा कॉन्टेक्ट पूछ सकता है कि जो पेरामीशियम है किसके अंतर्गत, प्रोटोजोआ। और ज्यादा गहराई चली जाए तो वो वो सीलियोफेरा के अंतर्गत जा सकता है। तो सीलियोफेरा पक्षमाप पाए जाते हैं, सीलिएटा और सेक्टोरिया दो भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। तो सीलिएटा के अंतर्गत जो एग्जाम्पल हैं, एक तो है पेरामीशियम, निक्टोथीरस और बेलेंटेडियम, ठीक है। देखो सीलिएटा में एग्जाम्पल याद रखना, पेरामीशियम है, फिर है निक्टोथीरस है और बेलेंटिडियम, ठीक है। बेलेंटिडियम लास्ट थर्ड एग्जाम्पल है। और सेक्टोरिया के अंतर्गत एसिनेटा एक एग्जाम्पल है। अब एक एक पॉइंट आप लिखिए, मैं आपको लिखवा देता हूं। हेडिंग लिखे, संघ प्रोटोजोआ का वर्गीकरण। हेडिंग क्या हो जाएगी, हेडिंग अपनी हो जाएगी संघ प्रोटोजोआ का वर्गीकरण। आप हेडिंग लिखिए जल्दी से, संघ प्रोटोजोआ का वर्गीकरण। हेडिंग लिख लिया आपने, संघ प्रोटोजोआ का वर्गीकरण, या जो क्लासिफिकेशन लिख लिया इसका। अब देखिए इसमें दो उपसंघ में बांटा गया। क्या बांटा गया है, 2 उपसंघ में बांटा गया। 2 उपसंघ है, इतना लिख सकते हैं आप, कोई बात नहीं, शॉर्ट में 2 उपसंघ है। पहला हो जाएगा प्लाज्मोड्रोमा। क्या हो जाएगा, प्लाज्मोड्रोमा। आप इस हिसाब से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप कॉपी में आधा आधा करके रजिस्टर में प्लाज्मोड्रोमा यहाँ लिखे या सीलियोफेरा यहाँ लिख ले, या फिर ये लिख ले, इसको पहला लिख ले, मतलब ये अपना फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पहला हो जाएगा, तो प्लाज्मोड्रोमा लिख ले, उपसंघ। और इसमें लिख ले प्लाज्मोड्रोमा के अंतर्गत चलन के लिए यानी उनके गमन के लिए क्या पाए जाते हैं, फ्लैजेला या कशाभिकाएं पाई जाती हैं। प्लाज्मोड्रोमा के अंतर्गत कशाभिकाएं या फ्लैजेला पाए जाते हैं उनके चलन के लिए या गमन के लिए। इसके बाद लिखें कि प्लाज्मोड्रोमा को 4 भागों में बांटा गया है। अब इस हिसाब से फ्लो चार्ट बना ले। पहला लिखे मेस्टिगोफोरा, लिखे मेस्टिगोफोरा, ठीक है। दूसरा लिखे राइजोपोडा, और कोष्टक में लिख सकते हैं सार्कोडाइना, इसके कोष्टक में लिख लेना फ्लैजेलेटा, ठीक है। पहला हो जाएगा मेस्टिगोफेरा, पहला क्या है, मेस्टिगोफेरा, और इसके कोष्टक में लिख लेना फ्लैजेलेटा, और इसमें लिख लेना राइजोपोडा और कोष्टक में सार्कोडाइना। 2 लिख लिए। तीसरा लिखे ओपेलाइनेटा, तीसरा क्या हो जाएगा, ओपेलाइनेटा। चौथा लिखे स्पोरोजोआ, और ये स्पोरोजोआ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। वैसे तीनों एग्जाम्पल हमें ध्यान रखने हैं, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मोडियम आता है, अमीबा आता है, उन चीज़ों को विशेष करके ध्यान रखना है। चौथा लिख लिया स्पोरोजोआ। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ लिख ले पहला पॉइंट परजीवी है, ये भी परजीवी है, ये आंत के परजीवी है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। आंत के परजीवी और अंतः परजीवी, देखो परजीवी, आंत के परजीवी और अंतः परजीवी, तो सभी परजीवी है, ये पॉइंट लिख ले आप जल्दी से। इसमें लिखे परजीवी किसी और पे निर्भर रहने वाले, ठीक है, किसी और पे निर्भर रहने वाले हैं,
और किसी यानी पोषण की दृष्टि से किसी और पे निर्भर रह सकते हैं, या आवास की दृष्टि से। दो कंडीशन होती हैं, या तो भोजन के लिए किसी और पे निर्भर रहते हैं, या उनको मतलब क्या होता है आवास के लिए उनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो इसके हिसाब से दो कंडीशन पे वो परजीवी होते हैं। इसके बाद में एग्जाम्पल लिखें, यूग्लिना मेस्टिगोफोरा के अंतर्गत पहला एग्जाम्पल लिखें यूग्लिना, दूसरा लिखें आप लीशमेनिया, दूसरा लिखें लीशमेनिया, और थर्ड लिखें ट्राइपेनोसोमा। थर्ड लिखें दो, यूग्लिना, लीशमेनिया और ट्राइपेनोसोमा। तीनों एग्जाम्पल लिख लिया आपने, यूग्लिना, लीशमेनिया और ट्राइपेनोसोमा। अब बात करते हैं राइजोपोडा के अंतर्गत, इसमें लिखें अमीबा, दूसरा लिखे एंट अमीबा, और तीसरा लिखे, देखो पहला लिखे अमीबा, दूसरा लिखे एंट अमीबा, और तीसरा लिखे ग्लोबीजेरिना। क्या हो जाएगा? ग्लोबीजेरिना, ग्लोबीजेरिना। तीसरा एग्जाम्पल ये हो जाएगा, अमीबा, एंट अमीबा, ग्लोबीजेरिना। ओपेलाइनिटा के आंत के परजीवी है, और इसमें पहला एक एग्जाम्पल लिखे ओपेलाइना। क्या हो जाएगा? ओपेलाइना। अब बात करते हैं स्पोरोजोआ की अंतः परजीवी है, इसमें लिखे प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस। दोनों ही एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने लिए। प्लाज्मोडियम किसके अंतर्गत आता है? स्पोरोजोआ। और स्पोरोजोआ किसके अंतर्गत? प्लाज्मोड्रोमा के। और प्लाज्मोड्रोमा किसके अंतर्गत? प्रोटोजोआ के। प्रोटोजोआ के अंतर्गत प्लाज्मोड्रोमा, प्लाज्मोड्रोमा के अंतर्गत स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ के अंतर्गत प्लाज्मोडियम। तो 3-4 स्टेप हो गए लेब में, लेकिन यहाँ से और सीधा यहाँ से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस इसके एग्जाम्पल हमें लिखने हैं और याद रखने हैं। ये लिख लिया आपने, थोड़ा जल्दी लिखें। इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ दूसरे सीलियोफेरा की, ठीक है। सीलियोफेरा ये उपसंग है, इसमें लिखे सीलियोफेरा के में चलन या उनके गति के लिए क्या पाए जाते हैं? पक्षमाप या सीलिया पाए जाते हैं। सीलियोफेरा में सीलिया पाए जाते हैं, इसलिए इनके नाम उससे इसका नाम है। इसके बाद बात करते हैं, देखो इसको दो भागों में बांटा है, सीलिएटा, सीलिएटा और सेक्टोरिया। क्या हो जाएगा? सीलिएटा और सेक्टोरिया। सीलिएटा के अंतर्गत लिखें पेरामीशियम, इंपॉर्टेंट कर देना, पेरामीशियम, निक्टोथीरस, पेरामीशियम, निक्टोथीरस और बेलेंटिडियम। क्या हो जाएगा? बेलेंटिडियम। सीलिएटा, पेरामीशियम, निक्टोथीरस और बेलेंटिडियम, ये 3 एग्जाम्पल है इसके। अंतिम एग्जाम्पल है जो तीसरा है वो है बेलेंटिडियम। तीनों एग्जाम्पल लिखे आपने। इसे देखो सीलियोफेरा सीलिया पाए जाते हैं, सीलिएटा में पेरामीशियम, निक्टोथीरस, बेलेंटिडियम। फिर लिखे सेक्टोरिया और एसिनेटा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एसिनेटा, ये इसके एग्जाम्पल है। देखो इस प्रकार हमने जो संघ प्रोटोजोआ था, जो प्रोटोजोआ संघ के लक्षण सामान्य पढ़ लिए, उसका क्लासिफिकेशन देख लिया, इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये प्रोटोजोआ यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। जो प्रोटोजोआ था ये कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से अगर कुछ पॉइंट बाकी रह गया जल्दी से उतारिए, इसको रफ करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। संघ प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन था उसको पूरा कर लिया और इसके लक्षण को पूरा पढ़ लिया था। अब बात करते हैं दूसरे संघ की, संघ पोरीफेरा के क्या लक्षण है, संघ पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा लिख लेना, यानी एक बार मैं इसको समझा देता हूं, इसके बाद हम लिखते हैं संघ पोरीफेरा। जो दूसरा क्या हो जाएगा? संघ पोरीफेरा। पहला हमने क्या कर लिया, लगभग हमें 9 से 10 जो इंपॉर्टेंट संघ है उनको पढ़ना। एक हमने क्लियर कर लिया है जो पोरीफेरा था, दूसरा है संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा के लक्षण है, देखो संघ पोरीफेरा में स्पंज आते हैं, यह जलीय होते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि संघ पोरीफेरा के अंतर्गत कौन आते हैं? स्पंज आते हैं। और सीधा सा एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, भले आपको सिंपल लग रहा है लेकिन इस तरह से सीधा क्वेश्चन में उठा लेता है कि स्पंज किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटोजोआ के, एनेलिडा के अंतर्गत या पोरीफेरा के अंतर्गत, या उपरोक्त समय से कोई नहीं। तो स्पंज आते हैं वो पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद संघ पोरीफेरा में 3 प्रकार का नाल या केनाल सिस्टम पाया जाता है, यानी इसको केनाल सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसका नाल तंत्र पाया जाता है। देखना एस्कोन नाल तंत्र एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया। क्या हो जाएगा? यानी एस्कोन केनाल सिस्टम, इंग्लिश में एस्कोल केनाल सिस्टम या एस्कोन नाल तंत्र किसके अंतर्गत पाया जाता है? तो ल्यूकोसोलेनिया के अंतर्गत पाया जाता है।
इसके बाद साइकोन कैनाल सिस्टम साइकोन के अंतर्गत, और ल्यूकोन कैनाल सिस्टम होता है वो स्पेन जिला के अंतर्गत पाया जाता है। किसके अंतर्गत? स्पेन जिला के अंतर्गत। ये जो दो एग्जाम्पल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो स्पेन जिला है उसमें किस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तो ल्यूकोन पाया जाता है। साइकोन में नाम से स्पष्ट है साइकोन, और ल्यूकोसोलेनिया में एस्कोन कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, इनके शरीर में छिद्र, अर्थात इनका शरीर होता है वो छिद्र युक्त होता है, और छिद्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ये जो पहला है इसको ओस्टिया कहा जाता है, और दूसरे प्रकार के छिद्र होते हैं इन्हें ओस्कुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंग्लिश टर्म बोले या हिंदी दोनों एक ही है, ओस्टिया और ओस्कुला। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, इनका शरीर सिलिका युक्त कांटों या प्रोटीन युक्त स्पंजिन तंतुओं से बना होता है। जो स्पंजिन तंतु होते हैं ये प्रोटीन युक्त होते हैं और इनसे बना हुआ होता है। शरीर में गुहा पाई जाती है, जो इनका मध्य शरीर होता है, ठीक है। आपने जिस तरह लेब में देखा होगा स्पोंजिला और साइकोन, तो ठीक है, साइकोन और स्पोंजिला जो है आपने लेब में देखे होंगे, ठीक है। इनके शरीर के बीच में गुहा पाई जाती है, जिसे ये हमें पूछा जा सकता है स्पंज गुहा या फिर पेरागोस्ट्रिक गुहा कहा जाता है। अब इसको एक बार समझते हैं और इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ क्या इम्पोर्टेंट है वो लिखते हैं। और देखो सबसे पहले लिखे संघ पोरीफेरा के लक्षण, हेडिंग लिख ले आप, ठीक है, समझते हुए लिखेंगे। पहला यानी दूसरा जो है संघ पोरीफेरा के लक्षण, ठीक है, हेडिंग लिख लिया आपने। इसके बाद पहला पॉइंट लिखें, इसके बाद पहला पॉइंट लिखें संघ पोरीफेरा में स्पंज आते हैं और यह जलीय होते हैं। ये पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा कि पोरीफेरा के अंतर्गत क्या आते हैं, तो संघ पोरीफेरा के अंतर्गत स्पंज को रखा जाता है। पहला पॉइंट लिखें संघ पोरीफेरा में स्पंज आते हैं और यह जलीय होते हैं, या मतलब समुद्र में रह सकते हैं, स्वच्छ जल में रह सकते हैं, तो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। मैंने सीधा सिंपल सा जलीय लिख लिया है, यानी समुद्र वाला जल भी हो सकता है, नदियों वाला जल भी हो सकता है। और हमारे लिए ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण रहने वाला है, तीनों एग्जाम्पल वेरी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संघ पोरीफेरा में 3 प्रकार का नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। संघ पोरीफेरा में 3 प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। एस्कोन कैनाल सिस्टम ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। किसके अंतर्गत? ल्यूकोसोलेनिया के अंतर्गत। फिर बात करते हैं साइकोन नाल तंत्र, ये साइकोन के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो लिख ले दूसरा पॉइंट, संघ पोरीफेरा में, लिखे दूसरा पॉइंट, संघ पोरीफेरा में 3 प्रकार का नाल तंत्र या 3 प्रकार की कैनाल सिस्टम पाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखे संघ पोरीफेरा में 3 प्रकार की कैनाल सिस्टम पाई जाती है, 3 प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। पहला लिखें एस्कोन नाल तंत्र, पहला लिख लें एस्कोन नाल तंत्र या एस्कोन कैनाल सिस्टम। एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ल्यूकोसोलेनिया, ये लिख लिया। दूसरा यानी आप बी लिखे या सेकंड पॉइंट लिखे, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं साइकोन कैनाल सिस्टम। दूसरा लिखे साइकोन कैनाल सिस्टम, और इसमें एग्जाम्पल लिखे साइकोन, क्या हो जाएगा? साइकोन। तीसरा लिखे ल्यूकोन कैनाल सिस्टम, ल्यूकोन नाल तंत्र। तीसरा हो जाएगा सी, ए, बी और सी, ठीक है, और सी हो जाएगा ल्यूकोन कैनाल सिस्टम, तो ये हो जाएगा स्पेन जिला, क्या हो जाएगा? स्पेन जिला, ये स्पेन जिला होता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन हमें लक्षण के अंतर्गत जो इसके जनरल कैरेक्टर है इसके हमें पता होना चाहिए। तो इनका शरीर छिद्र युक्त होता है, एक छिद्र को ओस्टिया और दूसरे प्रकार के जो छिद्र होते हैं इनको ओस्कुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओस्कुला कहा जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर होगा आपका। तीसरा पॉइंट लिखे कि इनके शरीर में 2 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, या शरीर छिद्र युक्त होता है, या 2 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। पहला लिखे ओस्टिया और दूसरा लिखे ओस्कुला, ओस्टिया और ओस्कुला। इसके बाद बात करते हैं अपन चौथे पॉइंट की, ठीक है। तीसरा लिख लिया आपने कि इनका शरीर छिद्र युक्त होता है, या 2 प्रकार के छिद्र होते हैं, ओस्टिया और ओस्कुला। याद फिर से रिपीट करा रहा हूँ, स्पंज आते हैं पोरीफेरा में, और ये कैनाल सिस्टम महत्वपूर्ण है, ये सीधे के सीधे एग्जाम में हमें पूछे जाएंगे ये तीनों, ठीक है। कोई भी एक एग्जाम्पल दे देगा, यहाँ से कोई एक उठाएगा और हमें एग्जाम्पल दे के पूछ सकता है। इसके बाद में
फोर्थ पॉइंट लिखें, इनका शरीर सिलिका युक्त कांटों, इनका शरीर यानी स्पंज का जो शरीर होता है या संघ पोरिफेरा के अंतर्गत आने वाले सदस्यों की बात कर रहे हैं। इनका शरीर सिलिका युक्त कांटों या प्रोटीन युक्त स्पंजिन तंतुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, इनका शरीर सिलिका युक्त कांटों या प्रोटीन स्पंजिन तंतु है। कैसे हैं? स्पंजिन तंतु से मिलकर बना होता है। इसका चौथा पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं अपन, पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। शरीर में गुहा पाई जाती है। शरीर में क्या पाई जाती है? गुहा पाई जाती है, अर्थात मध्य शरीर में इनकी गुहा पाई जाती है। कैविटी, इंग्लिश में इसको कैविटी कहा जाता है। यह हो जाएगा आपका कैविटी या गुहा पाई जाती है। ठीक है, जिसे इस गुहा को क्या कहते हैं? स्पंज गुहा या पैरागोस्ट्रिक गुहा कहते हैं। ये नाम हमें याद रखना है। हमें इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्पंज के अंतर्गत, मध्य शरीर में स्पंज के अंतर्गत पाए जाने वाले गुहा को क्या कहा जाता है? तो पैरागोस्ट्रिक गुहा कहा जाता है। क्या हो जाएगा? पैरागोस्ट्रिक गुहा कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने संघ पोरिफेरा के लक्षण लिख लिए हैं। ठीक है, संघ पोरिफेरा के देखो जितने भी इंपॉर्टेंट थे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम यानी इसके लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन उनको नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ पे लैंगिक की बात करें तो इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन हो सकता है। वो सारी चीजें याद नहीं रखनी है। फिर से बता रहा हूं, पहला, दूसरा और विशेषकर पांचवा, ये 3 पॉइंट हमें मुख्य रूप से याद रखने हैं। ये उतार लिया। ठीक है, इसके बाद में संघ पोरिफेरा के क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जल्दी से इसको उतार लीजिए आप। संघ पोरिफेरा के जो लक्षण थे उसको हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं संघ पोरिफेरा का क्लासिफिकेशन क्या है, उसका वर्गीकरण क्या है। इसका जो पूरा वर्गीकरण है और किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, ये पूरा का पूरा मैंने लिख लिया है बोर्ड पे। अब इसको एक बार समझते हैं, फिर एक एक पॉइंट को लिखेंगे। ठीक है, संघ पोरिफेरा, देखो फिर से बता रहा हूँ, संघ पोरिफेरा के जो हमने लक्षण पढ़े हैं ना, उतने काफी है, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया आज तक। तो क्योंकि शरीर के मध्य कौन सी गुहा होती है वो पढ़ लिया, नाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम कैसे होते हैं वो पढ़ लिया, किस किस से बना होता है, इन स्पंज है, सिलिका, तो वो चीजें यहाँ पे आ गई। तो यानी कहने का मतलब 7-8 जो लक्षण थे वो काफी है। मतलब ऐसा देखा जाए बुक में तो बहुत सारे हैं, लेकिन उतने सारी हमें चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं। आप पुराने पेपर उठा के देख लेना कि क्वेश्चन कहाँ से बना है, पहले जान ले क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हो, कितनी गहराई तक बन रहे हैं। ठीक है, तो संघ पोरिफेरा के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो ये इसका देखो, इसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 है। पहला है कैलकेरिया, हेक्साक्टिनेलिडा और ये है डेमोस्पंजी। 3 भाग हैं। पहला है कैलकेरिया, जिसको कैल्सी स्पंजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सी स्पंजी, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से, नाम से स्पष्ट है। कैल्सी स्पंजी यानी जो स्पंज है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। इसका नाम है हेक्साक्टिनेलिडा। हेक्साक्टिनेलिडा है, इसको हाइलोस्पंजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइलोस्पंजी। और ये क्या? सिलिका रेत से बने रहते हैं और ये भाई कांच जैसे भी प्रतीत होते हैं, थोड़े पारदर्शी प्रतीत होते हैं ये। इसके बाद डेमोस्पंजी। तो 3 हो गए, कैलकेरिया, हेक्साक्टिनेलिडा और डेमोस्पंजी। ये इसके 3 मतलब ये 3 इसके क्लासिफिकेशन ने 3 भागों में इसको बांटा है। पहले एक बार समझते हैं। देखो कैल्सी स्पंजी, अब इनके बात कर लेते हैं ये किन किन चीजों से बना रहता है। देखो इनका जो कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी कटिकाओं से बना होता है। ठीक है, यानी कैलकेरिया या कैल्सी स्पंजी होते हैं, इसके अंदर जिनको रखा जाता है उनका कंकाल होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी कटिका होता है। आप सिंपल सा इतना याद रखें, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। किससे बना याद रखना है, हमें कटिका विटिका याद नहीं रखनी है। कैलकीकेरिया कैल्सी स्पंजम कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इनका कंकाल यानी जो शरीर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसके बाद बात करते हैं हाइलोस्पंजी की। तो सिलिका से बनी 6 रश्मियों वाली कटिकाओं से बना होता है। सिंपल सा याद रखना, हाइलोस्पंजी के अंतर्गत रेत से बना है या सिलिका, सिलिका मतलब सैंड से सिलिका रेत। तो आप इतना याद रखें, बिल्कुल रेत नहीं, हमें सिर्फ इतना याद रखें, ये सिलिका से बना होता है। किससे बना होता है? सिलिका से। ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। फिर हम बात करते हैं डेमोस्पंजी की। अब डेमोस्पंजी पे आते हैं।
सिलिका की कटिकाओं, ये सिलिका तथा स्पंजी तंतु से बना होता है। किससे बना होता है? स्पंजी तंतु, स्पंज फाइबर से बना, जो स्पंजी फाइबर्स होते हैं उनसे बना होता है। चीजें याद रखना, इनकी जो बॉडी होती है, कंकाल होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। हाइलोस्पंजी सिलिका से बना होता है और डेमोस्पंजी सिलिका और प्लस स्पंजी तंतु से बना देता है। अब बात करते हैं इनके नाल सिस्टम की। नाल सिस्टम अब आ रहा है अलग अलग भागों में, और नाल सिस्टम पहले भी बता दिया था एग्जाम्पल के थ्रू। वो तीनों एग्जाम्पल ही याद रख लोगे तो भी काफी आपके लिए। ठीक है, नाल तंत्र की बात करें, एस्कोन या साइकोन प्रकार का नाल तंत्र है, ये इसका पहला पॉइंट है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये तीसरा। तो नाल सिस्टम है वो एस्कोन नाल तंत्र या साइकोन नाल तंत्र होता है। ठीक है, एस्कोन के नाल सिस्टम होता है या फिर साइकोन प्रकार का भी पाया जाता है। अब साइकोन आया तो आपके दिमाग में आएगा साइकोन तो होगा ही, एस्कोन आया तो एस्कोन वाला एग्जाम्पल कौन सा था? ल्यूकोसोलेनिया, तो वो तो होगा। तो अगर एस्कोन और साइकोन ये अपने एग्जाम्पल याद कर लिए तो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल हम सीधा रख सकते हैं। हमें मतलब एक दूसरे को लिंक करते हुए चले। लक्षण के अंतर्गत एस्कोन नाल तंत्र और साइकोन नाल तंत्र के एग्जाम्पल देखे थे तो साइकोन था साइकोन में, और एस्कोन में ल्यूकोसोलेनिया था। तो सीधा सीधा इसका एग्जाम्पल हमें याद रह जाएंगे, और इसके अंतर्गत कैल्सी स्पंजी के अंतर्गत आता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? लाइकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया और साइकोन। ल्यूकोसोलेनिया और साइकोन। अब इसको समझते हैं, इसका सिलिका से बना हुआ होता है। नाल तंत्र होता है वो ल्यूकोन प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? ल्यूकोन प्रकार का होता है। अब इसमें देखो, एक तो यूप्लेक्टेला, कौन सा हो जाएगा? यूप्लेक्टेला, और दूसरा हो जाएगा हाइलोनीमा। क्या हो जाएगा? हाइलोनीमा। ये हो जाएगा आपका हाइलोनीमा। ये दो एग्जाम्पल आप याद रखना, यूप्लेक्टेला और हाइलोनीमा किसमें है? यानी ल्यूकोन प्रकार। निम्न क्वेश्चन पूछ लेगा जिस तरह से डाल दिया, आपका साइकोन डाल दिया, फिर यहाँ पे हाइलोनीमा या फिर यूप्लेक्टेला, और यहाँ से स्पंजिला या यूस्पंजिला, और पूछ लेगा निम्न में से किस में ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है, साइकोन उठाया, हाइलोनीमा उठा लिया, या फिर यहाँ से स्पंजिला या यूस्पंजिला, को चार ऑप्शन देगा, इनमें से पूछेगा निम्न में से किस में आपका ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है, या एस्कोन नाल तंत्र पाया जाता है, या फिर इसमें भी ल्यूकोन तंत्र का। तो इस तरह से हमें पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें हाइलोस्पंजी में ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र, ल्यूकोन कैनाल सिस्टम पाई जाती है। यूप्लेक्टेला और हाइलोनीमा इसका एग्जाम्पल है। डेमोस्पंजी के अंतर्गत सिलिका से बना होता है, साथ में स्पंजी फाइबर से बना हुआ होता है। नाल तंत्र ल्यूकोन प्रकार का होता है। ठीक है, ल्यूकोन कैनाल सिस्टम होती है। एग्जाम्पल याद रखना, स्पंजिला, यूस्पंजिला और क्लायोना। ठीक है, तीन एग्जाम्पल। अब ये किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ये मैंने आपको बता दिया। देखो, पहला क्वेश्चन तो इसके लक्षण से पूछ लेगा, और लक्षणों में भी हमें दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। सिंपल सा एग्जाम्पल ही पूछ सकता है हमें। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अगर डीप गया तो ये किससे बना होता है? देखो, कैल्कीरिया, तो क से याद रखना, कैल्शियम, कैल्शियम क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। हाइलोस्पंजी हेक्साक्टिनेडिला, ये सिलिका से बना होता है, ये पारदर्शी कांच जैसा थोड़ा चमकदार होता है। ठीक है, ये डेमोस्पंजी, ये सिलिका, डेमो होता है ना, डेमोस्पंजी, तो सिलिका और स्पंजी तंतुओं से बना रहता है। एस्कोन नाल तंत्र पाया जाता है, साइकोन नाल तंत्र, तो ल्यूकोसोलेनिया और साइकोन एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें यूप्लेक्टेला और हाइलोनीमा हो जाएगा, और इसमें स्पंजिला, यूस्पंजिला एग्जाम्पल हो जाएंगे डेमोस्पंजी में। तो सबसे पहले लिखे, अब आप हेडिंग लिख लें, संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण। क्या लिखे? संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण लिखे आप। हेडिंग लिख लें, संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण। हेडिंग हो जाएगी आपकी संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण। हाँ, इसके बाद इस फ्लो चार्ट के हिसाब से इसको लिख ले। पहला लिखे कैल्केरिया या कैल्सी स्पंजी। ठीक है, पहला लिखे कैल्केरिया या कैल्सी स्पंजी, कैल्केरिया या कैल्सी स्पंजी। दूसरा लिखे हेक्साक्टिनेलिडा या हाइलोस्पंजी। दूसरा लिखे हाइलोस्पंजी।
दूसरा में लिखना हेक्सेप्टिनेलिडा या हाइलोस्पंजी, और तीसरा लिखें डेमोस्पंजी। क्या लिख लेंगे? तीसरा होगा अपना डेमोस्पंजी। अब इसमें पहला पॉइंट लिखें, इसमें पहला पॉइंट लिखें, एरो बना के लिखें, या फिर आप स्टार पॉइंट लगा लिखें, या कुछ भी, यानी आप अपने हिसाब से जिस तरह से इस हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, स्टार बनाओ, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। और अगर ये मैं लैंग्वेज लिखता हूँ और आपको समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जैसे कैनॉल सिस्टम लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लिया, तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो इसको। लेकिन जो इन्हीं पॉइंट है यही रहने देना, ठीक है, एग्जाम्पल फिर चेंज मत कर देना, तो गलत हो जाएगा फिर ये। इनका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट से बनी कटिकाओं से होता है, या शॉर्ट में लिख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। इनका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट, इनका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से बनी कटिकाओं से बना होता है, या अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। पहला लिखे, इनका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट से बनी कटिकाओं से बना होता है, या अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। इसमें पहला पॉइंट लिखें, या फिर इस तरह से लिख ले एरो करके ही, ताकि एक साथ सारे पॉइंट चल रहे हैं। इनका कंकाल सिलिका से बनी 6 रश्मियों वाली कटिकाओं से बना होता है। इनका कंकाल, इस तरह से अगर लिखना चाहे पूरा लिख सकते हैं अपन। इनका कंकाल सिलिका से बनी 6 रश्मियों वाली कटिकाओं से बना होता है, अर्थात सिलिका से बना होता है। किससे बना होता है? सिलिका से बना होता है, ठीक है। इनका कंकाल, यहाँ लिख लेना, इनका कंकाल सिलिका से बनी 6 रश्मियों वाली कटिकाओं से बना होता है, अर्थात सिलिका से बना होता है। इसका दूसरा पॉइंट हो गया अपना। इसके बाद ये इसका पहला है। अब इसके बाद कर लेते हैं, इनका कंकाल सिलिका की बनी कटिकाओं तथा स्पंजी तंतुओं से बना होता है। डेमोस्पंजी में लिखना, इनका कंकाल सिलिका से बनी कटिकाओं तथा स्पंजी तंतुओं, स्पंजी फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये हो गया। इसके बाद में तीनों पॉइंट लिख ले, ये पॉइंट भी लिख ले आप, जल्दी से लिखें कि सिलिका की कटिकाओं या स्पंजी तंतुओं से मिलकर बना हुआ होता है। इसके बाद नाल तंत्र की बात कर लेते हैं अपन। नाल तंत्र एस्कोन या साइकोन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट लिखें, नाल तंत्र एस्कोन या साइकोन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। एस्कोन या साइकोन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। इसके बाद इसमें लिखें दूसरा, नाल तंत्र ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। इसमें लिखें ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। क्या हो जाएगा? ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र। कैल्सी स्पंजी के अंतर्गत उदाहरण लिखें। तीसरा जो पॉइंट है वो एग्जाम्पल पे, उदाहरण पे। ल्यूकोसोलेनिया या दूसरा लिखें साइकोन। ल्यूकोसोलेनिया तथा साइकोन, दो एग्जाम्पल लिखें, ल्यूकोसोलेनिया और दूसरा साइकोन। इसके बाद इसमें यूप्लेक्टेला और हाइलोनिमा, दो एग्जाम्पल लिखें, यूप्लेक्टेला और हाइलोनिमा। डेमोस्पंजी में स्पंजिला, यूस्पंजिला और क्लायोना, ठीक है। स्पंजिला, यूस्पंजिला और क्लायोना, ये 3 एग्जाम्पल लिए। तो इस प्रकार हमने संघ पोरिफेरा के लक्षणों को भी, संघ पोरिफेरा के लक्षण पूरे कर लिए। संघ पोरिफेरा का जो क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था, उसको भी हमने कंप्लीट देख लिया है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम संघ एनेलिडा को लेके चलेंगे, ठीक है। यानी 2 तो पढ़ लिए हमने, ठीक है, मेरी बात सुने, 2 पढ़ लिए हमने, ठीक है। और मतलब 6-7 और रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। लगभग 6 और पढ़ लेंगे, 6 संघ और पढ़ लेंगे, अपना काफी हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब 2 क्लास अपनी और होगी, 2 क्लास और होगी कशेरुकी की, मतलब जो इनका क्लासिफिकेशन चल रहा है अपने वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट का, तो 2 क्लास और होगी। इसके बाद ये टॉपिक अपना एंड हो जाएगा। और हाँ, आप अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी सेकंड ग्रेड की या लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, देखो लैब असिस्टेंट को तो ये कवर कर ही लेगा, साथ में सेकंड ग्रेड को भी कवर कर रहा है, ठीक है।
क्योंकि मैं सेकंड ग्रेड के पुराने पेपर देख रहा हूँ, फिर लैब असिस्टेंट के पुराने पेपर देखे हैं, मॉडल पेपर देखे हैं, कितनी सारी चीज़ों को आप भी पुराने पेपर देखना कि अगर क्वेश्चन इससे बाहर देख लेना कि किस तरह से आ रहा है, ठीक है। और हाँ, यदि कुछ चीज़ें ऐसे बचती हैं, ठीक है, तो थोड़ा धीरज बनाए रखें। कम से कम अपनी बायोलॉजी के जिस तरह से अभी अपने 12-13 लेक्चर हो चुके हैं, केमिस्ट्री के कम से कम 12-13 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। तो 20 लगभग 20 एक लेक्चर हो जाएंगे अपने, कम से कम 5 चैप्टर कवर कर लेंगे। केमिस्ट्री के 5 एक चैप्टर कवर कर लेते हैं और बायोलॉजी के 5 चैप्टर कवर कर लेंगे। कम से कम अपनी 20-20, 25-25 क्लासेज जब हो जाएगी केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसके बाद हम मॉडल पेपर पे आ जाएंगे। और मॉडल पेपर पे देखो जीके का जो होगा उसको अलग पोर्शन चलाऊंगा मैं सीधा लैब असिस्टेंट के लिए। 500 क्वेश्चन की या फिर 1000 क्वेश्चन की हिस्ट्री है, आर्ट कल्चर है, ज्योग्राफी है, उनके लिए हम सीधी एक मैराथन क्लास ले लेंगे। तो उससे हम उस कवर कर लेंगे जीके वाले पोर्शन को। और मैं यानी कम से कम 10 मॉडल पेपर जीके के भी अलग से चलाऊंगा। लेकिन मैं आपके लिए हर टॉपिक से, ये विशेष करके याद रखना, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो चाहे लैब असिस्टेंट हो, विशेष करके जिस तरह से ये क्लासिफिकेशन चल रहा है अपने वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट, तो इस टॉपिक से याद रखना, इस टॉपिक से 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बना लिए हैं, ठीक है। जो कि वो कम से कम कितने, यानी 20 आपको 10 या 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आज तक सभी पेपरों में आ चुके हैं, ठीक है। 10 या 20 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, 20 क्वेश्चन। और 80 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि यानी मैंने इनमें मतलब जिस तरह नोट्स लिखवा रहा हूँ इनमें ढूंढ के बनाए, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन है। ये किसी और बुक के ना ही मॉडल पेपर है, ना किसी पब्लिकेशन के पेपर उठाए मैंने, मेरे खुद की मेहनत से मैंने, यानी पूरे के पूरे जिस तरह माने अपने 10 चैप्टर हैं, ठीक है। अगर एक पॉइंट से यानी एक चैप्टर से अगर अपन 50 या 100 कर दे, देखो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, क्लासिफिकेशन है, मतलब इसमें वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट क्लासिफिकेशन है, तो 100 क्वेश्चन तो हमें दिखने चाहिए। अब ये पढ़ने के बाद, ये पूरे नोट्स होने के बाद जब हम 100 क्वेश्चन को कंप्लीटली याद कर लेंगे, ठीक है, मतलब कहने का मतलब हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, ये कोई प्रिंटिंग नहीं है, हाथ से लिखे हुए वाइट पेज पे लिखे हुए पूरे के पूरे नोट्स है, मतलब कहने का मतलब जो तैयार किया है 1 से 100 तक जो क्वेश्चन है कोई प्रिंटिंग नहीं है, मैंने अपने हाथ से लिखे हुए हैं। और कई चीज़ें बारीकियों से निकाल के, हाँ इस प्रकार से पूछा जाता है, काफ़ी गहराई तक क्वेश्चन बनाए हैं। जब आप खुद सोचो, जब हम एक टॉपिक कवर करने, एक पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे, इसके बाद उस टॉपिक से अगर 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे, तो आप सोचो कहाँ से क्वेश्चन बाहर जाएगा, कहीं से भी बाहर जा ही नहीं सकता है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, हम किसी न किसी तरह से अगर कुछ इसमें भी रह भी जाता है यहाँ पे लिखना, तो इन क्वेश्चनों में कर लेंगे। इसी तरह हम केमिस्ट्री में भी करेंगे, जिस तरह से केमिस्ट्री में भी चल रहा है, जो कहने का मतलब दूसरा चैप्टर चालू करेंगे अपन, कल से दूसरा चैप्टर चालू कर दूंगा केमिस्ट्री में। तो उसमें भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है या फिर जो सॉल्यूशन है, उससे क्या करेंगे, बनती पॉसिबिलिटी 50 से ऊपर हमेशा, यानी देखो इसमें तो मैंने 100 बना लिए हैं, ठीक है, यानी जो कोशिश ये रहेगी हर टॉपिक से 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊं मैं आपके, यानी कहने का मतलब अपने 2 से मतलब कहने का 3000 क्वेश्चन एग्जाम से पहले मैं 3000 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। किससे? केवल और केवल साइंस से ही करवाऊंगा, ठीक है। और रहे 2000 क्वेश्चन, वो हम जीके से करेंगे, यानी 5000 क्वेश्चन का पूरा सेट लाऊंगा मैं लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये अगर कुछ रह गया है इसमें उतारना तो उतार लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।